नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, कैसा रहा आपका गणपति सेलिब्रेशंस, कैसी रही गणेश चतुर्थी, बिलेटेड हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो बच्चों, आप लोगों ने जो कंपटीशन किया बहुत सुंदर किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे बनाए सब लोगों ने। मेरे पास तो नहीं आप लोगों की पिक्स है, बट मैंने देखी आप लोगों की पिक्स, सब लोगों ने बहुत अच्छे बनाए हैं और सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये और से भी अच्छी बात है। तो बच्चों, मैं आज प्रीति कंसल आत्मे ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में हमने तत्सम और तद्भव शब्द किए थे, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो आज मैं आपको देशज शब्द विदेशी शब्द के बारे में मैं बताती हूँ कि आगे का हम उसका करते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द हमारे होते हैं बच्चों देश प्लस जय, जो हमारे देश में बोले जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जिनका जन्म देश में हुआ है हमारे, यानी मीन्स कि जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत में जिन शब्दों का जन्म हुआ है उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे जिनको हम आम भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी में लेकर आए, उनको हम देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। जैसा बाबा शब्द है, बाबा शब्द हिंदी का है, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं तो हम दादा बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ग्रैंडफादर है और ग्रैंडफादर का मीन्स होता है दादा। तो ये हमारी बोलचाल की भाषा के अनुसार है देश, क्योंकि ये शब्द हमारे ही देश में जन्मा है, इसलिए उनको बाबा। चुन्नी है, चुन्नी शब्द नहीं, ये बोलचाल की हमारी जो भारत की भाषा है बोलचाल की हिंदी की, उसके है। वैसे दुपट्टा इसका मेन शब्द होता है, दुपट्टा। अब आप देखिए कि तो ये आपको समझ में आएगा कि जो भारत में जन्मे शब्द हैं और जिनका हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं उनको हम देशज कहा जाता है। अब आती है विदेशी शब्द की। विदेशी शब्द कौन से होते हैं कि विदेशी शब्द वे होते हैं बच्चों, एक मिनट, ये आपका, ये देखिए, ये हाँ इसमें दिया गया विदेशी शब्द, आप देखिए। तो जो शब्द विदेशों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। कि मीन्स जिनका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन हमारे देश में संपर्क में आने पर, जो हिंदी के संपर्क में आने पर उनका हमारे देश में प्रयोग किया जाता है, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे जो शब्द विदेशी के संपर्क में आने पर, विदेशियों के संपर्क में आए, विदेशी भाषा से हिंदी में आए और वे शब्द विदेशी शब्द कहलाए। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं वो विदेशी शब्द हमारे? अंग्रेजी भाषा के देखिए आप पहले, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर। पेन स्टेशन को हम जो स्टेशन बोलते हैं, कार बोलते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वैसे क्या मीनिंग है इसका? चिकित्सक। स्कूल का पाठशाला, कंप्यूटर, ट्रेन, रेलगाड़ी, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन आदि। टेलीफोन का होता है दूरभाष। तो ऐसे इन सब का इंग्लिश में इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द आपके अरबी भाषा के हैं, जैसे अरबी भाषा के कौन से? जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब और कालीन आदि। ये आपके अरबी भाषा के हैं। अब है आपके फारसी भाषा के। फारसी भाषा के कौन से हैं? हफ्ता, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम और जल्दी। ये हम खूबसूरत, बीमार, शादी, ये शब्द हमारे फारसी भाषा के हैं। फिर आप देखिए तुर्की के। तुर्की के कौन से? तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। ये हमारे तुर्की भाषा के हैं। फिर है पुर्तगाली के। पुर्तगाली के कौन से हैं? कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया और आदि। ये शब्द हमारे पुर्तगाल से आए हुए हैं, तो इन्हें पुर्तगाली विदेशी शब्द कहा जाता है।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इतने शब्द हैं ये सब विदेशी शब्द कहलाए जाते हैं। इनका प्रयोग जो इनका उत्पत्ति हुई है, जो इनका तो विदेशी शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए और ये शब्द विदेशी कहलाए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके देशी शब्द और विदेशी शब्द। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ ये हमारा जो था उत्पत्ति के आधार पर हमारा वर्गीकरण था। अब हम रचना के आधार पर शब्द भेद करते हैं। तो देखिए, ये रचना के आधार पर हमारे शब्द भेद हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 बच्चों। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि रचना के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 करते हैं पहले हम रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी भी स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते हैं और उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ डेफिनेशन, आप सुनिए कि वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर 2, जो हमारे शब्द दिए गए हैं उनको अगर हम खंड करते हुए अगर उन्हें हम तोड़ते हैं, विभाजित अगर हम करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अगर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है तो वो हमारे रूढ़ शब्द होंगे, जिनका अगर विभाजन करने पर, जैसे हम वर्ण विच्छेद या संधि विच्छेद करते हैं तो उनका विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का अपना एक अलग अलग अर्थ होता है। तो ठीक वैसे ही जब हम इसमें शब्द का विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो जो शब्द के अर्थ आए हैं उनका कोई अर्थ अगर हमें नहीं मिलता है तो वो हमें रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे आपका दर्पण है, दर्पण को हमने विच्छेद किया तो दर्प प्लस अर्पण किया हमने, लेकिन दर प्लस अर्पण करने पर ना तो दे का कोई मीनिंग होता है और न ही प्रण का कोई मीनिंग होता है। तो इसलिए ये शब्द क्या हुआ हमारा, ये शब्द हमारा रूढ़ शब्द हुआ, क्योंकि इसमें किसी भी शब्द का कोई अर्थ हमें नहीं मिल रहा है। ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा रूढ़ शब्द हुआ। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल और देखिए, घड़े का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। घड़े को अगर हम विच्छेद करें, घ प्लस डा, तो न तो घ का अर्थ होता है न ही डा का कोई अर्थ होता है। तो दोनों ही पक्ष में हमें कोई भी अर्थ ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो अर्थपूर्ण हो। तो घड़ा शब्द भी हमारा रूढ़ शब्द ही होगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं रूढ़ शब्द के। 1 मिनट आप रुकिए। एक मिनट, हाँ। और आप काल का देखिए, क प्लस काल दिया था, का प्लस ल, तो का प्लस ल का कोई मीनिंग होता है बच्चों? आप बताओ, आपको लग रहा है कि का प्लस ल का कोई मीनिंग होगा? नहीं, का प्लस ल का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि उसको विच्छेद करते हैं तो ना तो का कोई अर्थ होता है ना ही ल का। तो काल भी हमारा रूढ़ शब्द हुआ। घोड़ा देखिए, घो प्लस डा, तो घो का भी कोई मीनिंग नहीं है और ना ही डा का, तो घोड़ा भी हमारा रूढ़ शब्द हुआ। गुलाब हुआ, कवि है, पेड़ है, पेड़ को भी आप विच्छेद करते हैं तो पे प्लस डे करते हैं, तो पे प्लस डे करने पर भी हमारा उससे कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, तो वो भी हमारा रूढ़ शब्द हुआ। ऐसे ही आप गुलाब का कर सकते हैं, ऐसे ही आप कवि का कर सकते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप विच्छेद कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो रूढ़ शब्द है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यौगिक शब्द पे। यौगिक शब्द क्या है बच्चों हमारे? आप देखिए, यौगिक मीन्स क्या होता है कि योग अर्थात जोड़,
जब दो या दो से अधिक शब्दों का हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो उससे जो शब्द बनते हैं, उससे जो अर्थ पूर्ण जो शब्द बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। यौगिक का मतलब होता है अर्थात योग या जोड़, आपका जोड़ करना। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब हम कोई शब्द बनता है, वो शब्द अर्थपूर्ण हो, तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। इनके जब हम खंड करते हैं, तो खंड करने पर दोनों पक्ष से हमें अर्थ मिलता है, मतलब अर्थ होते हैं, उनका मीनिंग होता है। और इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। क्या होती है? इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे आप औषधालय, औषधालय आपने किया तो इसका समास है, तो औषधि प्लस आलय, तो औषधि मिलने का स्थान। ऐसी आप देखिए पाठशाला, पाठ प्लस शाला, जहाँ पर हम पाठ मीन्स क्या होता है? आपका लेसन जहाँ पे पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं। शाला मीन्स जहाँ गृह, तो जहाँ पर पाठ पढ़ाने, जो पाठ पढ़ाने का घर है उसे हम पाठशाला कहते हैं। आप और भी देख सकते हैं कि यौगिक शब्द के, जैसे स्नान घर, क्या है आपका? स्नान घर, स्नान प्लस घर, जहाँ पर स्नान किया जाता है, स्नान करने वाला घर। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल चलने की और गाड़ी आपकी ट्रैवल करने, तो रेलगाड़ी। फिर है आपका देशभक्ति, देश अपना जो हमारा कंट्री है, हमारा जो देश है, हमारा देश भक्ति, भक्ति मीन्स आपकी उसके प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। तो देश के प्रति श्रद्धा रखने वाली, देश के प्रति श्रद्धा रखना, देश के प्रति आप समर्पित होना, तो देशभक्ति। नील कमल, नीला जिसका कमल मीन्स आपका फूल है, जिसके नील प्लस कमल, तो नील का भी मतलब होता है और कमल का भी मतलब होता है। तो ये क्या हुए? हमारे शब्द यौगिक शब्द हुए, क्योंकि इनसे हमें दोनों शब्दों में अर्थ मिल रहा है। जब अर्थ मिलता है तो वो यौगिक शब्द होता है, जब हम उसका विभाजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो विभाजन करने पे हमें अर्थ मिल रहा है। फिर आता है आपका योग रूढ़ शब्द। क्या आता है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? जब योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ हो गए शब्द, वे शब्द जो वे शब्द, एक मिनट, हाँ, योग प्लस रूढ़ मीन्स कि योग से बने परंपरा हो गए शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आप समझिए इसको, योग रूढ़, योग प्लस रूढ़, इसको भी हमने विच्छेद किया। योग मीन्स जोड़ है आपका, और रूढ़ मीन्स योग से बने, या रूढ़ मीन्स परंपरा। तो आपका हो गए वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़। अब वे शब्द आपको क्या ध्यान रखना है कि वे यौगिक भी होते हैं। यौगिक कैसे होते हैं कि दोनों का उनका अर्थ आपको मिल रहा है। एटलीस्ट एक, जब आप विच्छेद कर रहे हो तो दोनों में से किसी एक का अर्थ आपको जरूर मिलना चाहिए। दोनों मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर दोनों शब्दों के आपका अर्थ मिल रहे हैं तो वो यौगिक शब्द हुए। तो वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उसके बाद एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, एक विशेष परंपरा के और हो जाते हैं, तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका दशानन शब्द दिया गया है, तो दशानन को जब हम विच्छेद करें 10 प्लस आनन, 10 तो इसका मीन्स क्या हुआ? 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन है? रावण। ऐसी जलज, जल प्लस जय, जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल के लिए। तो जल में, क्योंकि कमल जो फ्लावर है तो वो जल में ही जन्म लेता है। ठीक है।
फिर देखिए, ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को ही प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि में के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो ऐसे शब्द होते हैं वे केवल अपने रूढ़ अर्थ को ही प्रकट करने वाले हो सकते हैं, चाहे वो प्राणी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, बहुप्रिय समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं, और बहुप्रिय समास भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। बहुप्रिय समास से अभी जब मैं आपको हम अपना समास पढ़ेंगे तब आपको बहुप्रिय समास समझ में आएंगे। तो इसमें एक चीज़ और मैं और बताती हूँ आपको, इसमें आपको जो आपके भगवान हैं, आपको जो आपके हमारे जो भगवान हैं उन्हें आपको उनका दूसरा रूप पता होना चाहिए। तो इसमें जितने योग रूढ़ शब्द में आते हैं, योग रूढ़ शब्द में आपसे भगवान से रिलेटेड ही आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। अब आप बोलोगे कैसे मैम? जैसे मैंने बोला लंबोदर, तो लंबोदर मीन्स में क्या हुआ? लंबा जिसका पेट है, तो वो कौन है? लंबा उदर, उदर मीन्स पेट की, लंबा उदर वाले कौन है? गणपति। तो लंबे उदर लंबा, लंब प्लस उदर। फिर आप देखिए, मैंने बोला चतुर्भुज, क्या बोला? चतुर्भुज। तो चतुर प्लस भुज, चार भुजा वाले, जिनकी चार भुजा हैं। आप कहोगे चार भुजा तो सबकी हैं, चाहे वो गणपति हो, चाहे वो आपके दुर्गा जी हो, नहीं, तो चार भुजा के लिए जो विष्णु भगवान, जो मैंने आपको बोला है कि आपको अपने भगवान के नाम याद रखने हैं, जिससे कि आपको उनके बारे में, जो उनकी क्वालिटी है उनके बारे में आपको पता चले। तो चार भुजा वाले कौन है? विष्णु भगवान। तो इसमें क्या हुआ? हमारा योग रूढ़ शब्द हुआ। देखिए, एक नीलकंठ शब्द दिया है मैंने, तो नीलाकंठ है जिसका, नीलाकंठ किसका होता है? कौन से भगवान का होता है नीलाकंठ? बताइए बच्चों। नीलाकंठ शिवजी भगवान का होता है। तो नीलाकंठ है जिसका, वो कौन है? शिव भगवान। ठीक है। ऐसी त्रिनेत्र, त्रिनेत्र आपको दिया है, तो तीन नेत्र हैं जिसके, वो कौन है? तीन आँख किसको होती हैं? कृष्ण भगवान के, या आपके विष्णु भगवान के, ब्रह्मा के, या आपके शिव भगवान की, किसके होती है? इनमें से शिव भगवान को तीन आंखें होती हैं। तो हमारा इसमें क्या हुआ? त्रिनेत्र जिसके, तीन आंखों वाले शिव भगवान। ठीक है। तो ये मैंने आपको आज रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आज मैंने आपको बताए हैं, इनके बारे में मैंने आपको समझाया। तो अब हमारा नेक्स्ट में, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट में आपको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। और दूसरा क्या है? चौथा नंबर है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास जब होगी हम उसमें ये करेंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, और अर्थ के आधार पर आपके एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको ये हमारा लेसन का हमारा 3/4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। और जो इसकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में आपको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी मैं कराऊंगी। और आपसे एक बात पूछनी थी बच्चों, आप सब लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बच्चा अगर नहीं करी है तो सब लोग बच्चे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, क्योंकि फिर आपके अक्टूबर में पीरियोडिकल 2 आने वाले हैं, सेकंड पीरियोडिकल होंगे। तो फिर आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो, इसलिए बेटर है कि आप जितना आपको वर्क कराया जा रहा है वो साथ के साथ कंप्लीट करते चलें। सेकंड थिंग कि बच्चे जो भी आप लोग वीडियो देखते हो, आप जो कमेंट बॉक्स दिया गया है यूट्यूब पे, उसमें आप अपना प्रेजेंट ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रेजेंट लगेगी, क्योंकि तभी हम लोगों को पता चलेगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने नहीं। ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि जो भी वीडियो देखते हैं तो हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप केवल थंब भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा कि आप लोगों प्रेजेंट थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। ठीक है बच्चों। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक से
मैं आपसे बात करूँगी। और एक बात और बच्चों, गणपति का विसर्जन के टाइम पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी है, ध्यान रखना। पॉसिबल हो कि गणपति आप घर पर ही विसर्जित करें तो वेल एंड गुड होगा, लेकिन अगर आप इको फ्रेंडली गणपति नहीं हैं आपके, तो अगर आपको बाहर जाना पड़ते तो आप लोग घर पर ही रहें। आपके जो बड़े हैं वो ही एक लोग जाकर गणपति विसर्जित करके आएँ, और उनको भी बोलें कि मास्क, सैनिटाइज़र प्रॉपर्ली यूज़ करें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, क्योंकि जब आप गणपति विसर्जन कराओगे तो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आओगे, बहुत भीड़ भाड़ रहेगी। तो इससे बेटर है कि अगर आप बच सकते हो तो घर पर ही विसर्जित करना, ठीक है। और जैसे कि आप अपनी और अपने परिवार की और अपने मिलने जुलने वालों की सबकी सेफ्टी कर सको, ठीक है बच्चों। तो ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बच्चों।